हेलो दोस्तों, कहानी दुनिया चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आइए सुनते हैं सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मन न भये 10-20। आरुषि ने ट्रैक सूट पहना, कटे बालों को पोनी बनाकर हेयर बैंड के हवाले किया, स्पोर्ट्स शूज़ के तस्मे कसे, एक झलक खुद को शीशे में देखा और फ्लैट से बाहर हो ली। सामने वाले फ्लैट में रहने वाले विभोर जी हमेशा की तरह उसे कॉरिडोर में मिल गए। उफ, वो मन ही मन झुंझलाई। उसे सुबह सवेरे किसी को भी दुआ सलाम करने से बहुत परहेज़ था। इसी डर से रोज़ टाइम 10-5 मिनट इधर उधर कर देती थी। लेकिन विभोर जी अक्सर ही उसे कॉरिडोर में लिफ्ट की वेट करते हुए ही मिलते। अजीब इत्तेफाक है। नमस्कार आरुषि जी, आप एकदम चुस्त दुरुस्त रहती हैं। उनके स्वर में प्रशंसा कम, उसे खुश करने की मानसिकता अधिक झलक रही थी। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। एक हमारी श्रीमती जी हैं, घोड़े बेचकर सो रही हैं, कहकर विभोर जी उसका समर्थन पाने के लिए हे हे कर हंसने लगे। उसे अजीब सी वितृष्णा हुई। जी नमस्कार। प्रत्यक्ष में उसने शालीनता से हाथ जोड़ दिए, लेकिन मन ही मन उनसे छुटकारा पाने का रास्ता तलाशने लगी। उसे रोज़ ही कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है। कभी रास्ते में आते जाते काफ़ी कम जानने वाले को देखकर भी रुक जाती है, कभी रास्ता बदल देती है, कभी कुछ याद आ जाने जैसा बहाना बनाकर फ्लैट में वापस घुस जाती है। अब तो सभी बहाने भी बासी होने लगे हैं। रोज़ क्या बहाने बनाए आखिर। उसे आश्चर्य भी होता है कि विभोर जी जैसे लोगों को क्या उसके बहाने समझ में नहीं आते होंगे। लेकिन कुछ लोग अपना स्वाभिमान औरतों के मामले में खूंटी पर टांग आते हैं। फिर वो तो कुंवारी ही है, चाहे 49 बसंत पूरे कर कुछ ही महीने में 50 की होने वाली है, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है। खूबसूरती उसके तन व चेहरे पर ही नहीं, मन में भी जमा है, और इसे विभोर जी जैसे पुरुष अच्छी तरह से देख सूंघ लेते हैं। तभी लिफ्ट का दरवाज़ा खुल गया। आइए। विभोर जी अंदर घुसकर लिफ्ट में उसके लिए जगह बनाते हुए बोले। ओह, आप चलिए, मुझे एक ज़रूरी कॉल करनी है, कहकर वो वापस मुड़ गई। बंद होती लिफ्ट से विभोर जी का बुझा चेहरा उससे छिपा न रह सका। फ्लैट में वापस आकर सोच रही थी, अभी जाना तो बेकार ही है। विभोर जी 10-15 मिनट बिल्डिंग के अंदर ही टहलते मिलेंगे। उनके जाने की इंतज़ारी में उसे देर हो जाएगी। खिन्न हो वो काउच पर अधलेटी हो सोचने लगी, अब क्या करे। शनिवार रविवार ऑफिस की छुट्टी थी, ना तो नींद ही पूरी हो पाई और ना वॉक ही। एकाएक मुस्कान उसके होठों पर एक सिरे से दूसरे सिरे तक दौड़ गई। जानवी से बात करती हूँ। कुछ दिनों से उससे बात भी नहीं हो पाई थी। दोनों साथ ही पढ़ी बड़ी हुई हैं। साधारण शक्ल सूरत की जानवी अपने लचीले स्वभाव के कारण किस्मत की धनी रही। उसने कॉलेज की पढ़ाई के बाद कैरियर को बाय बाय किया और एक इज्जतदार घर के उच्च पदस्थ पति की ठसकदार बीवी बन गई। तब कितना मजाक उड़ाया था उसने जानवी का। रही ना आखिर देसी की देसी। अब बन जा लज्जा की नायिका और डालती रहना खीर में किसमिस मेवा, चाहे सामने से जुलूस निकल जाए। तो तू है ना झांसी की रानी बनने के लिए, मैं तो लज्जा की नायिका ही ठीक हूँ। जानवी बिना चिढ़े बोली थी। देख आरुषि, तू तो पढ़ने में होशियार है, तेरा बेड़ा तो पार लग जाएगा, लेकिन मेरे लिए यही सबसे सही है। फिर आरुषि ने उसे कभी नहीं चिढ़ाया, लेकिन दोनों की दोस्ती बनी रही, बल्कि कहना चाहिए चोली दामन का सा साथ रहा दोनों का। कैरियर में सब कुछ हासिल करने के बाद एक वक्त आरुषि की ज़िंदगी में ऐसा भी आया जब उसने भी लज्जा की नायिका बनना चाहा, पर खूबसूरत होते हुए भी उसकी अफसरी की ठसक के सामने बड़े बड़े न टिक पाए और वो अकेली ही रह गई। लज्जा की नायिका बनने की इंतज़ारी में समय फिसलता चला गया और वो आजकल करते करते 50 के पास पहुंच गई। जानवी की भरी पूरी गृहस्थी देख उसे रश्क होता था। एक स्त्री के लिए ज़िंदगी के तराजू में संतुलन क्यों नहीं रहता।
सब कुछ आधा अधूरा सा ही रह जाता है। एक आम सी लड़की की तरह आज भी उसका दिल तरस रहा है, किसी की बाहों में बंधने के लिए, किसी से रूठने मनाने के लिए, किसी की मीठी छुअन के लिए, जो तन मन को तरंगित कर जिंदगी के प्रति सारे के सारे उलाहने कसक समाप्त कर दे। हर वो बात जो एक युवा मन में उठ सकती है उसे आज भी पुलकित करती है, लेकिन सब कुछ उसकी अप्सरी की कड़क दीवारों के पीछे बेमौत ही दफन होकर मरा जा रहा था। आज उम्र भले ही हाथ छुड़ाने पर आमादा हो, लेकिन तन मन की उन तरंगों को तो अभी सिला मिलना शेष था। कभी कभी अफसोस से भर जाती है आरुषि, क्या ऐसे ही चली जाएगी इस दुनिया से। कुछ दिनों से उसे जानवी को एक बहुत ज़रूरी बात बतानी थी। ये सोचकर उसने जानवी को फ़ोन मिला दिया। उसे पता था इस समय जानवी उठ जाती है। उसकी एक रिंग पर ही जानवी ने फ़ोन उठा लिया। हाय स्वीटहार्ट, कैसी है? अभी तुझे ही याद कर रही थी। चहकते हुए जानवी बोली, क्या बात है, आज वॉक पर नहीं गई? नहीं यार, बस ऐसे ही। तुझे कुछ बताना था, उसी हैंडसम के बारे में। अरे तुझे कैसे पता? मेरी ये सुंदर मगर नीरस सी सखी किसी पुरुष के बारे में एक से दूसरी बार जिक्र नहीं करती, और उसका जिक्र तो तू कई बार कर चुकी है। जानवी छेड़ू अंदाज में बोली, अब बता क्या बात है? बात तो कुछ खास नहीं, वो काफ़ी दिनों से दिखाई नहीं दे रहा। हे भगवान, पहले तो ये शिकायत थी कि वो रोज़ तेरे टाइम पर ही वॉक पर क्यों आता है, फिर ये कि वो जब तुझे क्रॉस करता है तो 4 हाथ की दूरी से। अब आ नहीं रहा तब भी तुझे चैन नहीं। एक बात कहूँ क्या, कोई मुड़ कर देखे तो क्यों देख रहा है, और ना देखे तो क्यों नहीं देख रहा? औरतों का भी कोई जवाब नहीं। जानवी खिलखिलाते हुए बोली, झूठ, औरत तू है, मैं तो अभी भी लड़की हूँ। आरुषि ने इतराकर नहले पर दहला मारा। तो प्रॉब्लम क्या है? कहीं दिल विल के तार तो नहीं अटक गए? बेकार की बात मत कर, दिल के तार अटकाने के लिए बस वही रह गया। लेकिन कहते कहते ना चाहते हुए भी आरुषि के कपोल आरक्त हो गए थे। तो फिर छोड़ उसकी चिंता, गया होगा कहीं शहर से बाहर। कुछ ही दिनों में आने लगेगा, तू भी कुछ दिनों के लिए मेरे पास आ जा। सोचती हूँ, कहकर आरुषि ने बात खत्म कर फ़ोन रख दिया। लेकिन जिस बेकरारी से उस अजनबी के बारे में बात करने के लिए उसने आरुषि को फ़ोन किया था, उसे करार न मिला था। बात मात्र इतनी सी ही नहीं थी कि उसे उसका इंतज़ार था। पिछले लगभग 5 साल से वो वॉक पर जा रही थी, और 2 साल से उस अजनबी का दिखना बदस्तूर जारी था। उसे एक तरह से उसकी आदत सी हो गई थी। पहली बार उसके दिखने में ये विघ्न बाधा आई थी जिसने उसे अपसेट कर दिया था। वो कुछ खोई खोई सी हो गई। एक रिक्तता थी उसके जीवन में जिसे अनायास ही उसका इंतज़ार या होने का एहसास भरने लगा था। अब ये कोई इस उम्र में प्यार जैसी चीज़ तो नहीं हो सकती ना, आरुषि खुद को समझाते हुए बोली। जानवी भी ना, बस जहाँ स्त्री पुरुष खड़े हुए नहीं, प्यार वहाँ से शुरू हुआ नहीं। उसे तो बस एक चिंता सी है कि इस क्रम में आखिर ये व्यवधान आया क्यों? ऐसी क्या बात हो गई? बाहर भी गया हो तो अभी तक तो आ जाना चाहिए था। कहीं बीमार ना हो, कैसे पता चले? पता नहीं कहाँ रहता होगा। तभी मोबाइल की घंटी बज गई। उसकी ऑफिस कर्मी रोमा का फ़ोन था। ऑफिस में उसकी सबसे अधिक रोमा से ही बनती थी, हालांकि दोनों के विभाग अलग थे। हाय आरुषि, मूवी देखने का और शॉपिंग का इरादा हो तो चलें? रोमा पूछ रही थी। क्यों, पतिदेव कहाँ गए आज? उसने भी हंसते हुए पूछा। पति को अपने एक दोस्त के बेटे की शादी में शहर से बाहर जाना पड़ गया। मैं 2 दिन बिल्कुल फ्री हूँ तेरे लिए। वो हंस रही थी।
अच्छा, जब कोई नहीं तब मैं। चलते हैं। मैं ठीक 11 बजे तुझे पिक कर लूँगी। ओके, डन। ठीक 11 बजे वो रूमा के अपार्टमेंट के नीचे से उसे कॉल कर रही थी। आज रूमा का निमंत्रण उसे अच्छा लगा था। जाने क्यों मन कुछ अधिक ही उदास हो रहा था। लग रहा था शरीर की ताकत कम हो गई या फिर उसके उत्साह में कमी आई है, जिससे शरीर में शिथिलता पसर रही है। दिल कर रहा था थोड़ा रो ले, पर क्यों। तभी रूमा नीचे आ गई। धम्म से कार में बैठी तो खुशबू का झोंका उसके नथनों में भर गया। उसने खूब भड़कीला सा फुल ड्रेस पहना हुआ था। वो हमेशा ऐसी ही तैयार होती है। लगे हाथों आरुषि को भी टोक देती थी। क्या विधवा का सा फेस बनाए घूमती रहती है, बस नीली जीन्स और सफ़ेद के आसपास का टॉप। तेरे पास कपड़े नहीं हैं क्या? सोचते हुए आरुषि ने कार स्टार्ट की कि रोमा बोल पड़ी, तेरे पास कपड़े नहीं हैं क्या? हमेशा इसी हुलिये में दिखाई देती है। आरुषि हंस पड़ी। मैं हमेशा अलग पहनती हूँ, पर दूसरों को दिखाई नहीं देता है। रोमा ने मुंह बनाया। आरुषि ने कार आगे बढ़ा दी। 20-25 मिनट की ड्राइव के बाद वे मॉल में पहुंच गए। मूवी स्टार्ट होने को थी। टिकट ऑनलाइन बुक्ड थे, इसीलिए जल्दी से लेकर अंदर घुस गए। मूवी देखकर लंच करने बैठ गए। क्या खाएगी बता? रूमा मेन्यू कार्ड चेक करते हुए बोली। कुछ भी जो तुझे पसंद हो। वो खिन्न सी हो रही थी। मूवी में भी उसका मन ज़रा भी नहीं लगा था। रोमा ने लंच ऑर्डर कर दिया। आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ। लंच के बाद तेरे लिए कुछ कलरफुल कपड़े खरीदते हैं। मेरा ख़रीदारी का बिल्कुल भी मूड नहीं है। हैं? कैसे नहीं है? लंच के बाद रूमा उसे ज़बरदस्ती शॉपिंग के लिए ले गई। वो जीन्स टॉप के बजाय सूट्स सेक्शन की तरफ जाने लगी तो आरुषि ने टोक दिया, वहाँ कहाँ जा रही है? आज तू कुछ सूट्स खरीद ले कलरफुल। हाँ, जैसे तू पहनती है। हाँ, यही सही। वो उसे खींचती चली गई। आरुषि रूमा के साथ खींची चली जा रही थी कि सामने से आते सैर के साथी वाले उस अजनबी को देखकर तो पल भर में जैसे ब्रह्मांड ही घूम गया। जिसे ढूंढा गली गली, वो मिला भी तो मॉल में मिला, वो भी बिना ढूंढे। इसके बाद एक आश्चर्य और होना शेष था। अरे शिशिर जी, आप आज मॉल में? खुशी हुई आपको देखकर। रूमा प्रसन्नता से उसकी तरफ मुखातिब थी। हाँ, माँ और नीतू दी भी आए हैं। वे ज़बरदस्ती ले आईं। वो अजनबी जिसको अभी अभी रूमा ने शिशिर नाम से संबोधित किया था, उससे नज़रें चुराकर उनसे पीछा छुड़ाने की फिराक में लग रहा था। आप नीतू दी व माँ से मिल लीजिए। उधर रेस्तरां में बैठी कॉफ़ी पी रही हैं। मुझे थोड़ा सा काम है, अभी आया। कहकर वो तो ये गया और वो गया। आरुषि उसे खोई निधि सी निहारती रह गई। अरे तुझे क्या हुआ? और शिशिर को ऐसे क्या देख रही है? तू इन्हें कैसे जानती है? इनकी बड़ी बहन नीतू मेरी बड़ी बहन की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं। इसी नाते दीदी के साथ कभी कभार इनके घर में जाना हुआ करता रहा। कभी नीतू दीदी को शिशिर भी हमारे घर लेने छोड़ने आते रहे। इनके परिवार में और कौन है? आरुषि के मुंह से ना चाहते हुए भी फिसल गया। अरे मत पूछ, इनका अपना परिवार तो कोई है नहीं। ले दे के एक माँ ही है साथ में। किस्मत ने बहुत बुरा किया इनके साथ। क्या? आरुषि की व्यग्रता उसके चेहरे पर उछाल मार रही थी। इनकी शादी हुई थी माँ बाप की मर्ज़ी से। अच्छी लड़की घर परिवार देख सुनकर, लेकिन लड़की लेस्बियन निकली। खुद तो जो थी सो थी, पर इनसे पीछा छुड़ाने के लिए इन्हें गे साबित कर दिया। बेचारे की इतनी बदनामी हुई कि तब से औरत नाम की चीज़ से ही नफ़रत करने लगा। क्या? आरुषि का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। लेकिन तुझे क्या पता कि सच आखिर है क्या? सब पता है यार, छोटे से ही देखा है शिशिर को। दोनों की दीदियां स्कूल फ्रेंड रही हैं। जिस दौर से ये लड़का गुजरा है, उस औसात के दौर को यही जानता है या इसका परिवार।
अपनी पहली नौकरी तक छोड़ दी थी इसने। बाद में किसी दूसरी जगह बहुत मुश्किल से नौकरी ज्वाइन की। मुझे तो यही समझ नहीं आता कि अगर कोई मेल या फीमेल ये महसूस कर जाते हैं कि वे गे या लेस्बियन हैं तो दूसरों की ज़िंदगी क्यों लपेट लेते हैं। शादी से पहले अपने माता पिता को अपनी फीलिंग्स के बारे में दृढ़ता से समझा नहीं पाते हैं और बाद में इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत आ जाती है। दूसरा, ऐसे बच्चों के माता पिता को भी समझदारी से काम लेना चाहिए। आज ये छुपने छुपाने वाली बात नहीं रह गई है, लेकिन लगभग 21-22 साल पहले जब शिशिर के साथ ये हुआ था तब सबको ये बातें समझ में नहीं आती थीं। लड़की ने इसके पौरुष पर कई सवाल उठाकर इससे तलाक की मांग कर दी थी। हकीकत तो ये थी कि उसने इसे छूने भी ना दिया था और स्वयं शिशिर से कहा था कि वो पुरुष के प्रति कोई आकर्षण महसूस नहीं करती। उसके आकर्षण का केंद्र हमेशा महिला ही रही हैं। तो शिशिर जी ने इतनी बड़ी बात बढ़ने क्यों दी? जब लड़की नहीं रहना चाहती थी तो इतनी छीछा लेदर क्यों करवाई? तलाक दे देना चाहिए था। शादी तोड़ना किसी भी शरीफ घर परिवार के लिए बिना बाहरी कारण के इतना भी आसान नहीं होता है। माता पिता को और समाज को क्या जवाब देता? उस समय किसी लड़की का लेस्बियन होना या किसी पुरुष का गे होना सामाजिक रूप से ना स्वीकार्य था, ना ही समझ में आने वाली बातें थीं। ये तो महसूस करने वाली बातें हैं जिन्हें सिर्फ वे ही समझ सकते हैं जिनके साथ ये होता है। मेडिकली तो प्रूव नहीं किया जा सकता ना। फिर समय के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाएगा की उम्मीद में शादी बचाने की कोशिश सभी करते हैं आरुषि। इसी दुख में इसके पिता भी हार्ट अटैक से चले गए। रूमा दुखी स्वर में बोली। पर तू शिशिर को कैसे जानती है? रूमा को एकाएक ख्याल आया। व्यक्तिगत रूप से तो नहीं जानती हूँ, पर ये मुझे हमेशा सुबह की सैर के दौरान मिलते हैं, लेकिन काफ़ी समय से नहीं आ रहे थे। आरुषि ने सच्ची बात कह दी। अरे, कहीं तूने शिशिर की तरफ ज़्यादा देख वेख तो नहीं लिया ना? ये किसी महिला का अपने प्रति जरा भी अटेंशन से बहुत घबराता है, रास्ता बदल देता है। सारी बातें सुनकर तो यही लग रहा है। पिछले कुछ समय से उसे शिशिर में दिलचस्पी होने लगी थी। शायद उसकी निगाहों का मुग्ध भाव वो भाप गया हो। इतने हैंडसम और अच्छे इंसान की ज़िंदगी का ऐसा अजीबो गरीब स्याह पहलू सुनकर तो आरुषि का दिल ही खराब हो गया था। हाँ यार, बहुत जतन किए इसकी माँ व बहन ने कि दोबारा शादी कर ले, लेकिन एक तो तलाक में हुई बदनामी, किस किस को विश्वास दिलाते बेचारे कि सच क्या था। दूसरा, शिशिर शादी के लिए तैयार भी नहीं होता था। यह तो किसी से मिलना भी पसंद नहीं करता था। बहुत मुश्किल से ही अपनी ज़िंदगी के अंधेरों से बाहर निकल पाया है। थोड़ी देर दोनों गमनीस ही खड़ी रह गईं। अच्छा चल, मेरी शॉपिंग तो करवा दे। आरुषि बात बदलकर मुस्कुराते हुए बोली। हाँ चल, पर तू अपनी ही पसंद का ले ले आरुषि। सही में किसी पर अपनी पसंद ज़बरदस्ती थोपनी नहीं चाहिए। रूमा वेस्टर्न कपड़ों के सेक्शन की तरफ मुड़ती हुई बोली। उधर नहीं, इधर। आरुषि ने उसका हाथ खींचा। इधर क्यों? जीन्स टॉप तो उधर है ना। हाँ, पर तू कुछ अपनी पसंद के ले लेना। कुछ कलरफुल सूट्स मुझे चलेंगे। आरुषि की काली आंखों में जुगनू चमक रहे थे। पर अचानक ये परिवर्तन कैसे? रूमा उसे आश्चर्य से देखती हुई बोली। एक बात और, कल भी तू फ्री है ना? रविवार भी है। शिशिर के घर चलेंगे बिना बताए, ताकि वो घर से कहीं भाग ना सके। क्या तेरा इरादा तो नेक है ना? रूमा ने उसकी आंखों में झांका तो कुछ जुगनू उसकी पकड़ में भी आ ही गए। ठीक है, वो मुस्कुराकर सिर हिलाती हुई सूट सेक्शन की तरफ मुड़ गई। यह थी सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी मन न भये 10-20। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।